नमस्कार, महारत अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में यहाँ पर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप 9th क्लास में हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके लिए ये बिल्कुल अच्छे से मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ पूरा का पूरा अध्याय। ठीक है? तो ध्यान से आप मेरे साथ में देखिएगा और एक-एक करके हम यहाँ पर चीज़ें देखेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से। तो मेरे साथ में जुड़े रहिएगा अंतिम तक। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में जितनी भी क्लासें हो, वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ आपके पास में नहीं है चैप्टर्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? टेलीग्राम हमारा यही है, महारत अकेडमी के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा या फिर लिंक आपको मिल जाएगी किसमें? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है? तो हम आज पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अध्याय फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ और कौन-कौन से पदार्थ होते हैं, जितने भी पदार्थ हैं जैसे कि मोबाइल हो गया, पेन हो गया, बुक हो गई, नोटबुक हो गई, जितने भी हैं, वो क्या है पदार्थ, जितने भी हमारे पदार्थ हैं वो किस-किस अवस्थाओं में हैं, जितने भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एक-एक करके हम देखेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है? तो एक-एक करके हम चीज़ें पढ़ेंगे और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो मैं आपको अंडरलाइन करवाते जाऊँगा। ठीक है? चलिए, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ नज़र आती है, जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग-अलग होती है। जैसे कि मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, ईयरफ़ोन हो गया, पेन हो गया, बुक्स हो गई, नोटबुक हो गई, जितने भी चीज़ें चेयर हो गई, ठीक है? इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि भई जो पेन है वो प्लास्टिक का बना है, तो प्लास्टिक भी कोई ना कोई तो यहाँ पर चीज़ है तभी उससे बनी है। लोहा है, आयरन से बना है, तो वो कोई ना कोई पदार्थ से बना हुआ है। ठीक है? जिस हवा में हम श्वास लेते हैं और जो भोजन हम खाते हैं, पदार्थ, बादल पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, जहाँ तक कि पानी की एक बूंद या फिर रेत का एक कण भी सभी पदार्थ हैं। क्या है? सभी पदार्थ हैं। ध्यान दें, देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी हुई वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। मतलब कि मैं यह कहूँ, द्रव्यमान मतलब कि उसका कुछ ना कुछ भार होता है। ठीक है ना? वो उसका कुछ ना कुछ वजन होता है। ठीक ठीक है? ये कुछ स्थान या फिर आयतन भी घेरती है, ठीक है ना? मतलब कि वो कुछ ना कुछ तो अ, एरिया घेरती होगी, ठीक है? कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो कुछ ना कुछ तो क्या घेरेगा? एरिया या फिर उसका कुछ ना कुछ तो आयतन होगा। आगे बात करें, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूलतः अवस्थाओं में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया है। क्या? पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। पंच तत्व कौन-कौन से हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो। ठीक है ना? चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव हो, ये इन्हीं पंच तत्वों से बनी हुई है। इनका यही कहना है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं। तो उस समय में यूनानी दार्शनिकों ने पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म व रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। मतलब कि भौतिक स्वरूप,
उसको देखने में वो कैसा दिखता है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी पदार्थ की भौतिक अवस्था है, भौतिक स्वरूप है, वो मतलब कि दिखने में कैसा दिखता है, वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? अंडरलाइन कर लीजिएगा, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थों की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, मतलब कि पूरा एक ही होता है, ना उसमें कोई कण होता, लकड़ी की गट्टे की तरह होता है, ठीक है ना? ना वो उसे हम बिखेर सकते हैं, कुछ नहीं। या फिर एक और दूसरी विचारधारा थी कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। आइए इस कलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं, ये सतत है या फिर कणों से बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सतत है या फिर कणों से बने हुए हैं, तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल क्या है? इधर देखिएगा, ये रहा प्रैक्टिकल। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है। तो यहाँ पर मैं एक बार से आपको लिए पढ़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। क्रियाकलाप मतलब कि प्रयोग हमने क्या किया है, एक 100 ml का बीकर लेंगे, ठीक है? इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर का निशान लगा लेंगे, ठीक है? दिए गए नमक या फिर शर्करा को कांच की छड़ से की मदद से जल में घोल देंगे। जल के स्तर में आया बदलाव अब ध्यान से देखेंगे। नमक या फिर शर्करा कहाँ गया, गायब हुआ? ये देखिए, मैं एक चीज़ जो इस प्रैक्टिकल को आपको अच्छे से समझाता हूँ, क्या-क्या यहाँ पर किया गया है। ठीक है? देखिए, जो भी यहाँ पर ये एक बीकर है जिसके अंदर क्या है? जल है। क्या है? इसके अंदर क्या है? जल है। ठीक है? इसके अंदर क्या है? जल है। तो मैंने यहाँ पर 100 ml जल लिया और यहाँ तक लिया है। कितना? यहाँ तक। अब मैंने इसके अंदर नमक मिला दिया। क्या मिला यहाँ पर मैंने? नमक मिला दिया। ठीक है? ये नमक मिलाया, नमक इसके अंदर घुल भी गया। ठीक है? नमक इसके अंदर मिल गया और मैंने इसको क्या कर दिया? इसकी काँच की छड़ से इसको मिला दिया। अब मिला दिया तो देखिए, स्तर मेरा यहाँ पर था, वहीं का वहीं स्तर है इसका, ना इसमें कोई ऊँचाई यहाँ पर हुई है, मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया, ना इसका स्तर कोई बढ़ा है या फिर ना ही यहाँ पर घटा है। मतलब कि स्तर जल का उतना ही है। तो मेरा ये कहना है, मतलब कि ये प्रैक्टिकल ये कहना चाहता है कि हमने पानी इस गिलास में जो पानी था, उसका स्तर यहाँ पर था, तो हमने जो नमक डाला उसके कारण इसका स्तर बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ा क्यों नहीं? इसका ये कारण है कि जो जल है, उसके अंदर के जो उसके जो कण हैं, उन कणों के बीच में जगह है। क्या है? जगह है। तो वो जो नमक के कण गए थे, वो इन जगह के बीच में, जो कणों के बीच में जगह थी, उनके बीच में सेट हो गया। ठीक है ना? तो इसका स्तर ऊपर नहीं आया। ठीक है? ये यहाँ पर मैं कहना चाहता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, जब हम जल में नमक घोलते हैं, तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? मैं ये यहाँ पर प्रैक्टिकल क्या कहना चाहता है कि भाई जो जल के कण हैं, जल में भी कण होते हैं, ठीक है ना? जल भी बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देख लीजिए, लाख गुणा अवधारित किए गए जल के कण, ठीक है ना? मतलब कि जो जल है उसके अंदर भी मतलब कि बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है ये जल, ठीक है ना? आप 1 ग्लास जल लोगे ना, उसमें भी बहुत सारे कण हैं, ठीक है ना? जल के। तो यहाँ पर जो जल के अणु होते हैं, उसके बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, जगह होती है। वो मतलब कि ऐसे नहीं कि भाई बिल्कुल यहाँ पर ऐसे-ऐसे टच किए हुए हैं, बिल्कुल टच नहीं किए हुए हैं। इनके बीच में कुछ ना कुछ तो क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसके अंदर वो नमक सेट हो गया। यहाँ पर मैं शक्कर डालूँ, शक्कर भी इसके अंदर घुल जाएगी, लेकिन स्तर इसका वही का वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चीज़ें रहती है, मतलब कि जगह रहती है। ठीक है ना? तो यही हमें चीज़ें देखनी थी, तो ये आपको पता चल चुकी है, ठीक है? अब एक चीज़ मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल और यहाँ पर अ,
बताया गया है। पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, ये हम प्रैक्टिकल के द्वारा हम देखेंगे कि भाई जो पदार्थ है, वो तो हमने देख लिया कि भाई छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो पदार्थ हैं, उसके जो कण हैं, वो कितने छोटे हो सकते हैं? भाई कितने-कितने छोटे हैं, ये आप बताइए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, एक प्रैक्टिकल हम और करेंगे यहाँ पर। क्या प्रैक्टिकल क्या है, ये देखिएगा। ये प्रैक्टिकल यहाँ पर हमने किया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है, ठीक है? देखिएगा यहाँ पर मैंने 100 एमएल का एक क्या लिया, जल लिया एक ग्लास में, ठीक है? 100 एमएल उसके अंदर क्या डाला है, पानी डाल दिया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट की 2 या फिर 3 क्रिस्टल, ठीक है? पानी में घोल दूँगा। ये मैंने इस चम्मच से 2 या फिर 3 क्रिस्टल मैंने इस पानी में डाल दी, तो इसका कलर कैसा हो गया? ऐसा हो गया, ठीक है? ये गुलाबी आपको दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत, गुलाबी कलर का हो गया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इस बीकर में से 10 एमएल क्या? 10 एमएल मैं निकालूँगा और एक नया बीकर लूँगा 10 एमएल पानी का, सॉरी 100 एमएल पानी का, उसके अंदर मैं इस मग में से 10 एमएल निकाल कर इसके अंदर डाल दूँगा, ये मैंने डाल दिया, ठीक है? आ गई बात समझ में? 10 एमएल मैंने डाल दिए। तो अब देखिए, जो मैंने इस कलर वाले डब्बे में से मैंने 10 एमएल उठाकर इस 100 एमएल पानी में डाल दिया, तो अब इसका कलर थोड़ा-सा हल्का हो गया, ठीक है? अब मैं फिर से वही प्रोसेस यहाँ पर अपनाऊँगा। देखिए, इसमें से मैंने 10 एमएल निकाला फिर से और इसके अंदर डाल दिया, जो कि यहाँ पर क्या है, 100 एमएल पानी था, मैंने नया पानी लिया, उसके अंदर मैंने इसमें से 10 एमएल निकाल कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, और कलर यहाँ पर फीका हो गया। क्या हो गया? और कलर फीका हो गया, ठीक है? फिर से यही प्रोसेस मैं यहाँ पर करूँगा, तो यहाँ पर देखिए, इसमें से मैंने 10 एमएल निकाल कर 100 एमएल पानी में यहाँ पे मिलाया, तो इसका कलर और भी हल्का हो गया। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, देखिए कि जो 100 एमएल पानी स्टार्टिंग में हमने लिया, ठीक है? 100 एमएल पानी हमने स्टार्टिंग में लिया, हमने तो ओनली फॉर इसके अंतर्गत, ठीक है ना? हमने तो ओनली फॉर इसमें मिलाया था क्या? 2-3 क्रिस्टल मिलाए थे, तो इसका ये था। तो 10 एमएल हमने इसमें मिलाया, ठीक है? तो यहाँ पर इसका रंग ऐसा हो गया, ठीक है? मतलब कि बहुत छोटे-छोटे कण होंगे, तभी तो ये क्या है, पूरे के पूरे अंतर्गत इसमें फैल रहा है और यहाँ तक भी इसका कलर क्या रहा? बना रहा। मतलब कि ये यही कहना चाहता है कि अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। मतलब कि यही कहना चाहता है कि भाई पानी का कलर छूट नहीं रहा है, कलर तो रह ही रहा है, ठीक है ना? तो आप समझ सकते हो कि कितना यहाँ पर छोटे-छोटे कण होंगे, जिसमें भाई पानी में पूरा यहाँ पर रंगीन बना रहा है, ठीक है? चलिए, आगे देखिए, हम देखते हैं, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल से कई सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है ना? यही हम चीज देख रहे हैं कि भाई पोटेशियम परमैंगनेट के हमने 2-3 क्रिस्टल डाले थे, हम यहाँ पर कहें तो यहाँ पर एक क्रिस्टल में बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे-छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और अनंत और अनंत एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, ठीक है ना? मतलब कि बहुत छोटे-छोटे होते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है कि भाई उसके बाद में ये कण और छोटे नहीं हो सकते। एक न्यूनतम उसका वो क्या होता है, एक आंकड़ा होता है कि भाई उसके नीचे वो छोटा नहीं हो सकता, ठीक है? पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 एमएल डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर उसकी महक, जैसे कि मैंने एक एक मग में यहाँ पर क्या लिया, डिटोल लिया, थोड़ा-सा एक ढक्कन डिटोल डाला, उसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है?
तो उसके यहाँ पर जैसे-जैसे हम यहाँ पर इसमें से एक ढक्कन फिर से निकाला और दूसरे मग में यहाँ पर डाल दिया उतने ही पानी में। तो ऐसे-ऐसे करके हम देखेंगे तो यहाँ पर 10 बार ऐसा प्रोसेस कर लोगे ना, तो भी उसमें थोड़ी ना थोड़ी तो डिटॉल की महक रहेगी। ठीक है? तो यहाँ पर आप इसे समझ सकते हो। ठीक है? तो हमने 2 चीज़ें देखी, कौन-कौन सी चीज़ें देखी हमने? कि भई एक तो कौन-सी चीज़ देखी कि भई जो पदार्थ है वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि जो पदार्थ है वो कितने छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो हमने 2 प्रैक्टिकल देखे, एक तो भई कौन-सा? एक तो नमक वाला कि भई हाँ, इसके अंदर छोटे-छोटे कण होते हैं, तभी ये क्या होता है इसके जल के अंदर सेट हो जाता है। और एक हमने देखा कि भई ये तनुकृत वाला, कि भई तनुकृत हो जितना तनु हम करते हैं इसको उतना मतलब इसका कलर पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं जाता है, रंगीन तो वो रहता ही है, ठीक है? तो ये चीज़ हमने देखी, ठीक है? इतना समझ में आया? आगे हम देखते हैं पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में हम देखते हैं, ठीक है? अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में हम देखते हैं। आगे हम बात करें तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये आपने कौन से प्रैक्टिकल में देखा था? क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक और शर्करा, डेटॉल व पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानों में समावित हो जाते हैं और यह दर्शाता है कि वह पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ये आपको समझ में आ गया कि भाई जितने भी पदार्थ हैं उनके बीच में क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई जो भी अ, पानी है, जैसे कि पानी का एग्ज़ाम्पल लूँ, पानी है तो पानी के कणों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिक्त स्थान होता है। पर्याप्त रिक्त स्थान होता है जिसमें मैं पानी में जैसे नमक मिलाऊँ, चीनी मिलाऊँ या फिर दूसरा कोई अ, जैसे कि मैं दूसरा मैं कोई लिक्विड मिलाऊँ, तो वो क्या है आपस में घुल जाते हैं मतलब कि उसके कणों के बीच में वो सेट हो जाते हैं। ठीक है? चलिए, अगला जो इसका गुण है, जो अभिलाक्षणिक गुण है पदार्थों के, कणों के, वो एक तो है कि भई ये इनके बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है? और दूसरा क्या है पदार्थों के कण निरंतर रिक्त हो सॉरी गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रैक्टिकल क्या किया गया है। अपनी कक्षा अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें और इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। यह अगरबत्ती अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है? क्या दूर से भी इसकी सुगंध आपको मिलती है? आपने प्रेक्षण को नोट करें। मतलब आप समझे इसका कि यहाँ पर हम बात करें तो यदि आप किसी ना किसी जैसे कि आपको एक ये आपका कमरा है, ठीक है? आपने इस कोने में क्या जलाई? सॉरी अगरबत्ती जलाई, तो जो उस अगरबत्ती की सुगंध है, ठीक है ना? वो चारों ओर फैल जाती है। चारों ओर क्या फैल जाती है, ठीक है ना? तो आप इस कोने में भी खड़े रहोगे तो भी उसकी आपको सुगंध आ जाएगी मतलब कि जो पदार्थ होते हैं, उनके कण होते हैं, वो कण क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है ना? मतलब कि आप इस कोने में बैठे हो और जो अगरबत्ती है वो इस कोने में जल रही है तो भी आपको क्या आ रही है, सुगंध आ रही है। मतलब कि जो कण हैं वो गतिशील रहते हैं। अगला जो यहाँ पर क्रियाकलाप है 1.4 उसकी ओर ध्यान दीजिएगा। जल से भरे 2 गिलास या फिर 2 बीकर लें। पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या फिर नीली स्याही डाल दें, दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या फिर कक्षा में एक कोने में रख दें।
अपने प्रेक्षण को नोट करें। या आप खुद भी कर सकते हैं घर पे भी, ठीक है ना? आपको यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है ना? चाय की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? चाय या फिर रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या फिर घंटे का समय लेता है? और जो आपका शहद है वो कितना टाइम लेता है पूरे जल में घुलने के लिए? तो देखिए, जैसे आप शहद या फिर शाई को डालोगे तो क्या होगा, जो स्याही है, वो पूरे-पूरे पानी में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। मतलब कि आपने यहाँ पर स्याही डाली है, आपने तो यहाँ-यहाँ के लिए डाली लेकिन वो पूरे में फैल गई, मतलब कि वो क्या है, कण क्या है, गतिशील है। तो यहाँ पर इस कोने में भी वो ग्लास के इस कोने में भी वो स्याही का बूँद पहुँच चुका है, स्याही का कलर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि भाई जो कण होते हैं पदार्थ के वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है? आगे देखिए एक और प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर दे रखा है कि एक गिलास में गर्म पानी और दूसरे ग्लास में ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएँ नहीं, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। ग्लास में ठोस क्रिस्टल से ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? और ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? और यहाँ पर तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती देखिए, आगे देखिए इसका निष्कर्ष भी आपको बताया गया है, वो हम देख लेते हैं। चलिए, उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4 और 1.5 में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी? गतिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा है। तापमान बढ़ने से कणों की जो गति है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं गर्म पानी के अंदर कोई भी चीज या फिर नमक हो गया, कोई भी हो गया, जैसे कोई भी कलर मिलाता हूँ तो वो जल्दी मिलेगा। उसका कम समय में वो पूरे इस पानी में घुल जाएगा। लेकिन ठंडे पानी में मिलाऊँगा तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है ना? गर्म की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जो तापमान है, तापमान बढ़ाने के साथ-साथ गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तापमान बढ़ने के साथ-साथ गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अमिश्रित हो जाते हैं, अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है ना? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित होना, दो विभिन्न पदार्थ मतलब कि मैं कहूँ यहाँ पर पानी और जो नमक है, ठीक है ना? पानी और नमक की बात करूँ, तो वो क्या होती है, घुल जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थ हो गई, पानी हो गया और नमक हो गया, दो विभिन्न पदार्थ हो गया, कणों का स्वतः मिलना ही क्या हो जाता है? विसरण हो जाता है। विसरण कहते हैं हम इसे। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेजी से होता है। ऐसा क्यों होता है? आपने पता किया कि ऐसा क्यों होता है? तो हम यहाँ पर आगे देखेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपका हो गया तीसरा गुण। पदार्थ के जो कण होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पहला हमने क्या देखा कि भाई जो कण होते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई रिक्त स्थान होता है, ठीक है? और दूसरा हमने देखा कि ये निरंतर गतिशील होते हैं। तो तीसरा हमने देखा कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है। क्या होता है? मतलब कि जो पदार्थ हैं वो जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पर आगे देखते हैं, क्रियाकलाप एक
इस खेल को एक मैदान में खेलें, आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएँ। पहला समूह है ईद मिशमी नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे कसकर पकड़ें। तो देखिए यहाँ पर एक बात कहूँ आपको, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है? इस इमेज में क्या हो रहा है कि जो ये लड़कियाँ हैं, वो एक दूसरे के हाथ को ऐसे पकड़ रखी है और इस प्रकार से एक डांस होता है, जो कि यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, ठीक है ना? ये जो डांस का नाम आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है? तो इसके अंदर जो ये पकड़ रखे हैं, मतलब कि एक-दूसरे से अ, एक-दूसरे के कनेक्टिविटी है इनके बीच में, ठीक है? मतलब कि इनके बीच में क्या है, ये एक-दूसरे से पास-पास में है, मतलब कि आकर्षित करते हैं, ठीक है ना? एक-दूसरे को आकर्षित मतलब कि जुड़े हुए हैं, तो मतलब कि एक हम कह सकते हैं कि वो जो कण हैं, वो एक-दूसरे से यहाँ पर एक निश्चित आकर्षण के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दूसरा समूह एक दूसरे के हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उँगली से यहाँ पर सिरे से छूकर एक मतलब कि ये कहना चाहता है कि भई एक तो मैं यहाँ पर कहूँ जैसे कि तीसरा समूह केवल अंगुली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। चौथा समूह है उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में अ, बाँटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? देखिए, ये कहना चाहता है कि जो ये यहाँ पर बताऊँ आपको यहाँ पर कि देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3-4 समूह बनाए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ समूह ऐसे बनाए हैं, ये इनके हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है ना? कसकर एकदम कसकर हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है? ये मैंने 3-4 व्यक्ति ले लिए और इनके हाथ को यहाँ पर मुट्ठियाँ बंद करवा दी, दोनों के हाथ ये आपस में चिपके हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से पकड़ रखे हैं वो, ठीक है? और एक क्या है यहाँ पर, एक यहाँ पर ऐसा है कि भई बस हाथ को अंगुली-अंगुली टच कर रखा है, क्या? अंगुली-अंगुली टच कर रखा है, बस अंगुली-अंगुली को टच कर रखा है, ठीक है? और एक ऐसा है कि भाई वो तो बस हाथ बस उस दिशा में कर रखा है, टच ही नहीं किए हुए, बस अड़ा-अड़ा रखा है, बस अड़ा ही नहीं रखा है, बस उसके नज़दीक कर रखा है, ठीक है? अब मुझे बताइएगा किसका बॉन्डिंग ज़्यादा पावरफुल है? किसको तोड़ना ज़्यादा आसान है? तो आप कहेंगे कि सर इसके हाथ यहाँ पर क्या है, बस पास-पास में ही हैं, मिले हुए भी नहीं है, तो इसको जल्दी से आप छुड़ा सकते हो। इसको थोड़ा-सा यहाँ पर अंगुली-अंगुली टच है, अंगुली-अंगुली पकड़ी हुई है, तो आप इसको थोड़ा-सा पावर लगा के, इससे थोड़ा-सा ज़्यादा पावर लगा के आप क्या कर सकते हो, इसको छुड़ा सकते हो। लेकिन इसमें हमें ज़्यादा पावर लगेगी क्योंकि इसमें क्या है, ये एकदम मजबूत तरीके से बंधे हुए हैं, एकदम मजबूत तरीके से क्या कर रखे हैं, पकड़ रखे हैं। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल किया, जो भी यहाँ पर अब आगे देखेंगे एक प्रैक्टिकल और आपको बता देते हैं कि एक लोहे की कील, एक चॉक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। क्या लिया हमने? एक लोहे की कील और एक चॉक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड, जो हम लड़कियाँ चोटी में डालती है, रबड़ बैंड आप ले लो, ठीक है? इन पर हथौड़े पर मारकर, काट कर या फिर खींच कर या फिर उसे भंगूर करने का प्रयास करें। मतलब कि उसको मारो, पीटो, कुछ भी करो, ठीक है? और अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? चलिए यहाँ पर हम देखते हैं आगे। आगे क्या बोला जा रहा है कि कौन-सा? चलिए, आगे वाला देखिए एक क्रियाकलाप और हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक थाली में जल लेकर उसे उँगली से काटने का प्रयास करें। आपने बचपन में किया होगा कि भाई आपके जो पानी आ रहा है, नल से पानी आ रहा है, उसमें आपने ऐसे बोला होगा इसको पानी को पकड़ लूँ मैं, पकड़ दूँ, है ना? लेकिन पकड़ा नहीं गया वो कभी भी, ठीक है ना? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? तो यही कारण है कि उनके बीच में क्या होता है, बिल्कुल अच्छा वाला आकर्षण बंद होता है, मतलब कि उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है कणों के बीच में, इसलिए वो क्या नहीं हो पाता है, ना टूट पाता है, ना ही
हम उसको काट सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो यही चीज़ है इसके अंतर्गत। हथौड़े से मारने वाली बात है, तो लोहे को हम कितना पीटेंगे, पीटेंगे तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसको तोड़ने में। चौक का टुकड़ा हम अंगुली से मतलब कि हम जोर लगा के थोड़ा-सा जोर लगा के भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकें। तो इसके अंदर क्या होती है, जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण होता है वो कम होता है, ठीक है? और जो लोहे की कील होगा उसके अंतर्गत ज़्यादा होगा। आ गई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? चलिए, ये प्रश्न है कुछ जो कि आप कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसका जो भी आंसर है, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएँगे, ठीक है ना? महारत एकेडमी के ऑफ़िशियल यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर जॉइन कर सकते हो, ठीक है? चलिए, आगे हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएँ। हमने पदार्थ के क्या-क्या देखे हमने? देखिए, हमने पदार्थ के कणों की जो विशेषताएँ देखी, वो क्या-क्या देखी? सबसे पहले कि उनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा हमने कहा कि उनके बीच में क्या होती है? जो कण होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है? गतिशील होते हैं और क्या होते हैं कण? गतिशील होते हैं, ठीक है? और हमने क्या कहा कि जो कण होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। कण के बीच आकर्षण होता है, ठीक है? आकर्षण होता है। तो ये चीज़ें हमने देखी। क्या-क्या देखी हमने? 3 पॉइंट हमने देखे थे कि भाई इनके बीच में आकर्षण होता है, कणों के बीच में और ये गतिशील होते हैं और ये रिक्त स्थान इनके बीच में होता है। ठीक है? ये हमने चीज़ें देखी। आगे बात समझे? अब हम देखने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएँ। क्या देखने वाले हैं? पदार्थ की अवस्थाएँ के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है ना? प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर परीक्षाओं में कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में वर्णन कीजिए या फिर पूरा का पूरा यहाँ पर चीज़ें देख लीजिए। आपके आसपास में पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूपों में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। किस-किस में? ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाओं में ये मिलते हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएँ इनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों की विशेषता का अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि जो पेन हो गई, किताब हो गई, सुई हो गई, लकड़ी हो गई, कोई भी छड़ हो गई, ठीक है? पेन हो गया, जो कि आपका मोबाइल हो गया, जो कि आपकी चेयर हो गई, स्टूल हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर, वो सारी की सारी क्या हैं? पदार्थ हैं। तो पदार्थ किन-किन अवस्थाओं में होता है वो हम चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाएँ। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएँ तथा स्थिर आयतन है? आपने यहाँ पर इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या फिर गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? बल लगाकर इनको करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? तो आप ये करके देख सकते हो, बाकी मैं आपको आगे बता देता हूँ। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस हैं, जितने भी मैंने आपको बताए कि भाई सुई हो गई, ठीक है ना? हम ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम कौन-सी अवस्था पढ़ रहे हैं? ठोस अवस्था हम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप। कौन-सी अवस्था पढ़ रहे हैं हम? पहली अवस्था है जो कि ठोस अवस्था है। 3 प्रकार की अवस्थाएँ हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना? पदार्थ की अवस्थाएँ कौन-कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। पहली अवस्था है ठोस, तो ठोस हमने यहाँ पर देखा पेन, किताब हो गई, सुई हो गई, लकड़ी की छड़ें हो गई,
लोहे की छड़ें होगी, जितनी भी कोई चीजें हैं, वो ठोस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? चलिए आगे देखिएगा। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, रिक्त सॉरी स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। ठीक है? बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। ठीक है ना? जैसे आप किसी लोहे की चीज को आप मारो, ठीक है ना? आप बहुत ज्यादा बल लगाओगे ना, तो ही वो मुड़ेगी, अन्यथा वो नहीं मुड़ेगी। ठीक है ना? जैसे कि मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई किसी भी लोहे की छड़ है, उसको आप मारो। आप बहुत ज़्यादा बल लगाओगे तो ही वो मुड़ेगी, नहीं तो वो नहीं मुड़ेगी, मतलब कि इतनी आसानी से नहीं मुड़ती है। तो वो क्या है? ठोस है, ठीक है? बगा बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। इसलिए ये दृढ़ होते हैं, ठीक है ना? ये क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं, मतलब कि मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? बताइए देखिए। तो हाँ, रबड़ क्या है? ठोस ही है। ठीक है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? बताइए इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। ये सभी ठोस हैं क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदला जा सकता है और हटाने पर फिर वह पुनः स्थिति में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। मतलब कि आप किसी बाह्य बल को ना लगाओ, ठीक है ना? तो वो क्या होता है? उसी आकार में रहता है। मैं अभी आपको कहूँ कि चोक है, ठीक है? या फिर आटा है, तो उसका आकार तो वही रहेगा। गेहूँ है, ठीक है ना? गेहूँ है, उसका आकार तो वही रहेगा। ऐसे थोड़ी है कि भई उसको मैंने टीन के डब्बे में डाला तो वो आकार बदल गया। गेहूँ का आकार तो गेहूँ का आकार रहेगा, ठीक है ना? तो वो आकार तो वही रहने वाला है। कोई अत्यधिक बल आप लगाओगे, तो आपका वो क्या हो जाएगा? चेंज हो सकता है। मतलब कि जब इसको चक्की में डाला, तो वो क्या हो गया? पिस गया। तो ये चीजें ठोस के ही उदाहरण हैं। चाहे हम शर्करा या फिर नमक को अपने हाथ में लें या फिर प्लेट में या फिर जार में रखें, इनके क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता। मतलब कि जो भी इनके कण हैं, वो इनके इनके कणों का आकार आप नहीं बदल पाओगे। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिए। ये क्या है? ठोस के उदाहरण हैं। स्पंज के बहुत छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज आपने देखा होगा, जिसे हम फोम कहते हैं अपनी भाषा में। ठीक है ना? छिद्र होते हैं, इसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वह वायु बाहर निकलती है और जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब हम देखेंगे, ये तो हो गई ठोस अवस्था। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर, क्या देखने वाले हैं? द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि वस्तुओं को एकत्रित करके, जैसे कि जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, ये सारे के सारे यहाँ पर चीजें आ जाएगी जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है ना? द्रव अवस्था में होती है। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा दें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक-एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? बताइए। तो आप यहाँ पर बताइए कि भाई क्या जो जल है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन में हम पाते हैं कि इस द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई द्रव है, ठीक है ना? जो द्रव है,
उसको आप किसी भी डब्बे में डाल दो, वो उसी का आकार ले लेगा। जैसे कि मैंने इस देखिए यहाँ पर ये है ना, इसमें मैंने यहाँ पर ले लिया, तो इसका आकार ऐसा हो गया। एक गिलास में मैंने लिया, तो इसका आकार ऐसा हो गया, ठीक है ना? जैसा आकार में मैं लूँगा, तो वैसा ही आकार बन जाए। जैसे कि मैंने इस गिलास में लिया, तो ऐसा आकार हो गया। जैसे कि मैंने इसमें 5 लीटर क्या लिया है, पानी लिया है, ऐसा आकार हो गया इसका, ठीक है? अब मैं यहाँ पर यही पानी क्या करता हूँ, इसके अंदर डाल दूँगा, इसमें। इस मग में डाल दूँगा, तो इसका आकार ऐसा हो जाएगा, इस मग जैसा हो जाएगा। मतलब कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन मुझे पता है कि 5 लीटर इसमें है, तो 5 लीटर भी इसी में है। लीटर मतलब कि आयतन इनका बराबर है, लेकिन इनका जो आकार है, वो निश्चित नहीं है। मैंने भाई इस चौकोर ग्लास में मतलब कि इस ग्लास में डाला, तो ऐसा आकार का हो गया और इस मग में डाला, तो ऐसा आकार का पानी हो गया। तो लिक्विड की जो अवस्थाएँ हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि इसका आकार नहीं होता है, लेकिन आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है? जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है, उसी आकार को ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका जो आकार है, वो बदलता रहता है। इसीलिए दृढ़ नहीं होते हैं, लेकिन तरल होते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमें देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसों वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पेड़ पौधों के लिए अनिवार्य होती है। ठीक है ना? जितनी भी हमारे वातावरण में की गैसें हैं, विसरित होकर क्या हो जाती है, एक जल में क्या हो जाती है, घुल जाती है। ये गैसें क्या होती है, विशेषतः ऑक्सीजन हो गई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय जंतुओं और यहाँ पर पेड़-पौधों के लिए आपको पता ही है कि भाई खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ लेती है वो पेड़-पौधे, तो उनके लिए चाहिए होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्माण के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं और इन इस तरह से हम एक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि द्रव में ठोस और द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। मतलब कि देखिएगा, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर आपने देखा, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर गैसीय अवस्था। कौन-सी अवस्था? गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में क्या है, वो यहाँ पर देख लीजिए। क्या है? गैसीय अवस्था। आपने कभी उन गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया होगा जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? आपने देखा होगा, मेलों में गए होंगे कभी और वहां पर आपने देखा होगा कि भाई अ, एक सिलेंडर होता है उस पर साइकिल पर, और वो क्या करता है, उससे बहुत सारे गुब्बारे फुला फुला कर उस पर टांग देता है और उसमें वो, आपको बताऊं कौन सी गैस होती है, वो होती है हीलियम गैस। कौन सी? हीलियम गैस होती है, जो कि हल्की होती है। सबसे हल्की गैस होती है हीलियम, ठीक है? तो वो हीलियम गैस उसके अंदर डाली जाती है ताकि वो क्या करे, हल्की होती है इसलिए वो क्या करते हैं, उस साइकिल पर बाँध दिए जाते हैं और वो क्या करती है, उड़ते जाते हैं। ठीक है ना? वो रस्सी के साथ में, डोरे के साथ में उड़ते जाते हैं। ठीक है? तो ये क्या होती है, अ, एक ही सिलेंडर से वो बहुत सारे क्या कर देता है, गुब्बारे फुला देता है। ठीक है? उससे पता लगता है कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। पूछिए कि सिलेंडर में कौन-सी गैस है? तो मैंने आपको बताया कि हीलियम गैस है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा, एक प्रैक्टिकल यहाँ पर बोला गया है। 100 एमएल की एक 100 एमएल की 3 सीरीज़ लें, मतलब कि जो सुई होती है ना, डॉक्टर भरता है, इंजेक्शन होता है, वो सीरीज़ लें और उनके सिरे को रबड़ कोक से बंद कर दें।
जैसा कि चित्र में आपको बताया गया, यहाँ पर एक रबड़ है जो कि यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर एक रबड़ लगा दिया है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, कोई गैस है। तो यहाँ पर देखिएगा, सभी सीरीज को सभी सीरीजों के पिस्टल को हटा लें, सभी सीरीज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के पाउडर चौक के टुकड़े भर दें। ठीक है ना? मतलब कि देखिए, एक में तो आपको क्या करनी है, खाली हवा रहने देनी है, एक में आपको पानी भर लेना है यहाँ पर, एक में आपको चौक के टुकड़े डाल देने हैं, ठीक है? पिस्टल को वापस सीरीज में लगा दें, मतलब कि जो पिस्टल है उसको वापस इसको ढक दें, उसको गैस-वैस डालकर, पानी-वानी डालकर या फिर जो भी चौक का पाउडर डाला है, तो उनमें तीनों में अलग-अलग इसको वापस ढक दें, ठीक है? पिस्टल यहाँ पर डाल दें और सीरीज के पिस्टल की गतिशीलता आसान करने के लिए उसमें थोड़ी-सी वेसलीन लगा दें। यहाँ पर जो है, इसमें थोड़ा-सा क्या है, वेसलीन लगा दें ताकि ये क्या ईज़ी से वो अंदर डाल म मतलब चला जाए और अच्छे से वो उसका प्रेशर बन पाए। अब पिस्टल को सीरीज में डालकर संपीड़ित करने का कोशिश करें। मतलब कि इसको आप क्या करेंगे, अब दबाएँगे, जोर से इसको क्या करेंगे, दबाएँगे, तो आप देखेंगे कि भई यहाँ पर आगे आपने क्या देखा, यहाँ पर देखिए। तो हमने यह देखा कि ठोसों व द्रवों की तुलना में गैस की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग में जो होती है गैस, वो क्या कहते हैं हम? एलपीजी गैस। एलपीजी गैस ही होती है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? या फिर अस्पतालों में दिए जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। मतलब कि उस इतने से सिलेंडर में आपको बहुत सारी गैस क्या कर देते हैं, भरकर दे देते हैं, ठीक है ना? आजकल वाहनों के ईंधन के रूप में भी यहाँ पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी कहते हैं, सीएनजी, ठीक है ना? सीएनजी कहते हैं, इसका उपयोग होता है, ठीक है? संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। मतलब कि आप समझ सकते हो, जो घर में सिलेंडर होता है, उसमें हम समझ सकते हैं कि भाई उसमें आपको पता होगा कि 20 किलो क्या होती है, 20 किलो क्या होती है, गैस होती है। तो 20 किलो गैस को हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते हैं। वहाँ पर जो कंपनी में गैस बनती है वो आपके घर पर आती है, तो आप क्या करते हो, टंकी में डालकर लेते हो, टंकी में डाली हुई आती है, तो वो गैस का क्या होता है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सकते हैं, ठीक है? हमारी ना हमारी नाक तक पहुँचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक पहुँच कैसे पहुँचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुँच जाते हैं। मतलब कि ये कहना चाहता है कि जो गैस होती है, उसके कण होते हैं, वो कि बहुत ज़्यादा अधिक गतिशील होते हैं, ठीक है ना? जैसे कि हम यहाँ पर कहें कि भई आप रसोई में खाना बना रहे हो, खाने की महक आई, तो आपके पूरे घर के अंदर वो महक, पूरे के सारे रूम होते हैं, उसके अंदर फैल जाएगी वो महक, ठीक है ना? तो मतलब कि जो गैस के जो कण होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गतिशील होते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ठोस और द्रव की यहाँ पर जो बताई गई अवस्थाओं के बारे में, तो हम ठोस की बात करें, तो ठोस में जो उनके कण होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा पास-पास में होते हैं। कितने होते हैं? बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पास-पास में होते हैं, उनके बीच में जो जगह होती है, वो बहुत ही कम होती है, ठीक है? ठीक है? मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो आकर्षण बल होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। बाउल क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो इनके बीच में जो जगह होती है, जो रिक्त स्थान होता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है? और जो आकर्षण बल है आकर्षण बल है, वो ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठीक है?
और जो गैस की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो रिक्त स्थान है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना? रिक्त स्थान क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, कणों के बीच में। आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि भाई ठोस जो गैस है उसके कणों के बीच में बहुत ज़्यादा जगह है और इनका जो अ, जो कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो भी काफ़ी कम होता है, ठीक है ना? काफ़ी कम होता है। आगे बात समझ में? चलिए, ये इतनी बात समझ में हो गई। आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं एबीसी में पदार्थों में तीनों अवस्थाओं के कणों का यह योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों में गति को देखा जा सकता है। कणों की गति को आप देख सकते हो, ठीक है? और उनकी तुलना की जा सकती है। ये मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये तो हो ही गया। तो हम यहाँ पर बोले कि जो कणों की गति है अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है गैस के अंदर, मैंने आपको बता ही दिया। और इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर बल के कारण जो गैस का दबाव बनता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है? ये प्रश्न है जो कि आप करने की कोशिश कीजिएगा। इनके आंसर है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएँगे और अगले आने वाली क्लासों में हम इन क्वेश्चनों के जो भी हम एक बार चैप्टर खत्म करेंगे जब इन क्वेश्चनों के आंसर भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। ठीक है ना? क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है? फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि जल पदार्थों की 3 अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे कि हम बात करें ठोस, जैसे बर्फ हो गया। बर्फ क्या है? पानी से बना होता है। द्रव, जैसे कि जल हो गया। और गैस की बात करें जैसे कि जलवाष्प हो गया। जैसे कि हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या होती है? भाप नहीं उड़ती है? वही हो गई जलवाष्प। मतलब कि जो पानी होता है, जो पानी है, वो पानी है जो कि क्या है? जो पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएँ हैं, उसके अंतर्गत होता है। में पाया जाता है। ठीक है? तो अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंतर क्या होते हैं? पदार्थ की परिवर्तन, पदार्थों के कण क्या प्रभाव प्रभाव पड़ता है? ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। पहला प्रभाव कौन-सा है? भई तापमान को हम चेंज करेंगे, ठीक है ना? तापमान हम घटाएँगे, बढ़ाएँगे तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेंगे और ये जो चित्र दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे। तो थर्मामीटर को इस प्रकार लटका देंगे कि थर्मामीटर का बल्ब है जो कि अ, बर्फ को छू रहा हो, ठीक है? धीमी आँच पर बीकर को गरम करना शुरू करेंगे। जब बर्फ पिघलने लगे तो थोड़ा तापमान नोट कर लेंगे। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट कर लेंगे। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में फ्रैक्शन को नोट करेंगे कि भाई किस समय और कितना यहाँ पर तापमान रहा है, कब वो यहाँ पर पानी में बदल चुका है। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते रहें। बहुत सॉरी हिलाते हुए गर्म करें। जब तक जल उबलने लगे, थर्मामीटर की जो माप है, वो बराबर नज़र रखें कि भाई कितना नाप आ रहा है, कितना वो गर्म हो रहा है, कितना तापमान आ रहा है। अधिकतर जलवाष्प न बन जाए, ठीक है ना? मतलब कि जो पानी है, वो जलवाष्प में ना बदल जाए, जब तक आप क्या करते रहें आप? उसको गर्म करते रहें। जल के द्रव में अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित की जो फ्रैक्शन होगा, उसको नोट करें, जो कि माप होगा, उसको नोट करें। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ठोस की तापमान को बढ़ाने पर जो भी आपका बर्फ था उसके तापमान को आप बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बर्फ डाला है, ठीक है ना?
जो भी यहाँ पर बर्फ है, इस बीकर में मैंने डाला बर्फ, ठीक है? और इसको गर्म किया और यहाँ पर एक थर्मामीटर मैंने लगा दिया। गरम किया, गरम किया, गरम किया, उसके बाद में ये क्या बन गया? लिक्विड बन गया, तो मैंने यहाँ पर थर्मामीटर में उसका तापमान नोट किया। उसके बाद में पानी बन गया, पानी के बाद में पानी बन गया यहाँ पर, पानी के बाद में इस छड़ से मैंने इसको हिलाते गया और क्या किया वहाँ पर उसकी भाप बनने लगी। भाप बनने लगी तो उसको भी मैंने नोट किया, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है मतलब कि हम कह सकते हैं उसके कणों की जो गति होती है वो बढ़ जाती है गर्म करने पर। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अत्यधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा के कणों में बीच में आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण जो कण है अपने नियत स्थान को छोड़कर अत्यधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल कर क्या हो जाता है द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। गलनांक किसे कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप चलिए, न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल कर क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच में आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच में आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बल का जो गलनांक होता है 273.15 केल्विन, ठीक है ना? के क्या है? केल्विन है जो कि यहाँ पर तापमान का एक मात्रक है, जो कि हम आगे बाद में बढ़ेंगे। ठीक है ना? गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित को संकलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सगलन संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है। कहा जाती है बताइए? ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाती है तो आगे बताइए देखिए यहाँ पर गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद गलनांक मतलब कि आपने अभी देखा कि भाई जो गलनांक होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो भी न्यूनतम ताप मतलब कि ठोस से जब पानी बन जाए उस ताप को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। गलनांक पहुँचने के बाद में जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता है, ठीक है ना? जब तक एक बार पिघलने लग जाए, पानी होने लग जाए तब तक और पूरी तरह से वो पानी नहीं बन जाए तब तक उसका क्या होता है? तापमान सेम रहता है, ये हमने नोट किया है, ठीक है? बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्थाओं को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेता है। यह माना जाता है कि जब बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है जैसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। क्या है? छुपी हुई से है। मतलब कि वो जो ऊष्मा होती है वो छुप जाती है किसमें? उसी बर्फ में छुप जाती है ताकि वो जल्दी-जल्दी से पिघलने लग जाए। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसे संकलन की प्रस्तुति ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात अर्थात 0 सेल्सियस डिग्री 0 सेल्सियस कहो या फिर 273 केल्विन कहो एक ही बात है पर जल के कणों को ऊर्जा
उसी तापमान पर बर्फ के कणों से ऊर्जा से अधिक होती है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। मतलब कि 0 डिग्री या फिर मैं कहूँ 273 केल्विन पर जल के कणों की जो ऊर्जा है, उसी तापमान पर बर्फ के कणों की जो ऊर्जा है, उससे अधिक होती है। ठीक है ना? जैसे-जैसे तापमान बढ़ता जाता है, ऊर्जा बढ़ती जाती है, ठीक है ना? उसमें ऊर्जा बढ़ती जाती है। आगे देखिएगा जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मतलब कि जो आकर्षण बल है उनके बीच में वो एक तापमान बढ़ने के साथ-साथ में क्या होता है उनके जो बीच में जो आकर्षण होता है, वो टूट जाता है और वो स्वतंत्र हो जाते हैं उनके कण। तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लग जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। वह तापमान वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लग जाता है उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना? चलिए, आ गई बात समझ में? क्वथनांक समष्टि गुण है। यहाँ पर आगे देखिएगा, जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको आप क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि भई ये 373 केल्विन ब्रैकेट में 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 बराबर 373 केल्विन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपने देखी है। ठीक है? तो ये डायग्राम आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था के बाद में यहाँ पर इसको जैसे-जैसे गर्म किया तो वो ये द्रव अवस्था में बदल गया। ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर ठोस को गर्म किया तो क्या हुआ? ये द्रव अवस्था में बदल गया। द्रव अवस्था को और ऊष्मा यहाँ पर निकली तो यहाँ पर गैस अवस्था में बदल गया। फिर से इसको मैंने ठंडा किया तो ये फिर से क्या बदल गया? द्रव अवस्था में बदल गया। द्रव को और ठंडा किया तो ये क्या बदल गया? ठोस अवस्था में बदल गया। मतलब कि एक चक्र चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। आ गई बात समझ में? चलिए, ये इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए हमने यहाँ पर इतना तो पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे? जो दाब परिवर्तन का प्रभाव है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके पार्ट 2 में। तो यहाँ तक आप क्या करिएगा? रिवाइज करके आइएगा, ठीक है? और चैनल को आप क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।